हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ सेकेंड वर्ल्ड वार टॉपिक का, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पार्ट 3 वीडियो। बाकी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है, इससे पहले वाला वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 3 वीडियो को। आज ये समाप्त हो जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो ये टॉपिक था, द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक जो है आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जर्मन सेना के कमांडर जनरल पालस ने 24 जनवरी 1943 ईस्वी को खबर भेजी कि जर्मन सेना के जो सैनिक बचे हुए हैं उनमें से 20,000 शीत छत यानी फ्रॉस्ट बाइट से पीड़ित है। उनके पास लड़ने को हथियार नहीं है और वे भूखे मर रहे हैं। 31 जनवरी 1943 को पालस ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्टालिनग्राद का युद्ध 5 महीने चला, जिस दौरान वह शहर मलबे का ढेर बन गया था। इस युद्ध में जर्मन पराजय को इतिहास में किसी भी जर्मन सेना की सबसे गहरी शिकस्त कहा गया है। जर्मनी और उसके मित्र देशों की इस युद्ध में 3 लाख सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। जुलाई 1941 में सोवियत सरकार ने ब्रिटेन से जर्मन अधिकृत फ्रांस पर आक्रमण करके एक दूसरा मोर्चा खोलने का आग्रह किया, लेकिन ब्रिटेन इस पर सहमत नहीं हुआ। मई और जून 1942 में सोवियत संघ ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पुनः दूसरा मोर्चा खोलने को अनुरोध किया। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया मोर्चा खोलने की बजाय अपनी सेना को ही उत्तरी अफ्रीका भेजने का फैसला किया। 1943 ईस्वी के मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की सेनाओं में ने सोवियत सेना के विरुद्ध एक अन्य शक्तिशाली मुहिम छेड़ दी। उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और उनके तकरीबन 5 लाख सैनिक मारे गए। इसे कुर्स्क की लड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुर्स्क की लड़ाई क्या है, फिर एक बार देख लीजिए। तो 1943 में क्या हुआ था कि मध्य में जर्मनी और उसके मित्र देशों की सेनाओं ने सोवियत सेना के विरुद्ध एक अन्य शक्तिशाली मुहिम चलाया। ठीक है, तो उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। किसको? जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों को। तो और उनके तकरीबन 5 लाख सैनिक मारे गए। फिर जर्मनी और उसके मित्र देशों के लगभग 5 लाख सैनिक मारे गए। इसे ही कुर्स्क की संधि कहते हैं। ठीक है, कुर्स्क की लड़ाई कहते हैं, सॉरी। यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। 1943 ईस्वी में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में अपनी आक्रामक कार्रवाई 1944 ईस्वी तक के लिए स्थगित रखने का निर्णय लिया था। कुर्स्क की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद जो है, कुर्स्क की लड़ाई में किसकी विजय हुई थी? सोवियत संघ की विजय हुई थी और जर्मनी उसके मित्र राष्ट्रों की हार हुई थी इसमें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कुर्स्क की लड़ाई किन दो देशों के बीच हुई थी, क्योंकि आपने TRE3 में देखा है कि बहुत आउटर क्वेश्चन पूछा हुआ था ना। ठीक है, तो कुर्स्क की लड़ाई में सोवियत संघ की विजय के बाद जो है उन्होंने सिसिली पर आक्रमण कर दिया। इटली में व्यापक असंतोष फैल गया था। बार बार हड़तालें हो रही थी। इतालवी सेना को हर मोर्चे पर पराजय झेलनी थी और उसने भारी संख्या में मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। 25 जुलाई 1943 के दिन मुसोलिनी को बर्खास्त कर दिया गया और एक नई सरकार सत्तारूढ़ हुई। 3 सितंबर को मित्र राष्ट्रों की सेनाएं दक्षिण इटली पर चढ़ आई और इटली ने बिना शर्त आक्रमण कर दिया। ठीक है, 3 सितंबर को इटली ने आक्रमण कर दिया। 10 सितंबर को जर्मन सेना ने रोम सहित उत्तरी इटली पर अधिकार कर लिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फिर उन्होंने मुसोलिनी को नज़रबंदी से स्वतंत्र करवाया, जिसने जर्मन संरक्षण में उत्तरी इटली में अपनी सरकार स्थापित की थी। दक्षिणी इटली में एक नई सरकार बनाई गई जिसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1944 ईस्वी में फाशीवादी सेनाएं सोवियत प्रदेशों से बाहर कर दी गई। सोवियत संघ ने फिनलैंड को, जो जर्मनी का मित्र देश बन गया था, पराजित कर दिया। यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया के अधिकतर हिस्सों को स्वतंत्र करा लिया गया। जून 1944 में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी यूरोप में दूसरा मोर्चा खोला। 6 जून को जिसे डी डे कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार किया गया दिन, डी डे यानी कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार किया गया दिन को ही डी डे बोला गया है, कहा जाता है। फ्रांस के उत्तरी हिस्से में नॉर्मैंडी के समुद्र तट पर मित्र राष्ट्रों की सेना की पहली टुकड़ी उतरी। जुलाई के अंत में फ्रांस में उतारे गए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 16 लाख तक पहुंच गई। उनकी कमान जनरल ड्वाइट डी आइजनहोवर के हाथों में थी, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। ठीक है, जुलाई के अंत में क्या हुआ था कि फ्रांस में उतारे गए मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की संख्या 16 लाख तक पहुंच गई थी। उनकी कमान जनरल ड्वाइट डी ऑर्गेनाइजर आइजनहोवर के हाथों में थी, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। जर्मनी ने आखिरी बड़ा प्रत्याक्रमण बेल्जियम के आर्डेनिश क्षेत्र में दिसंबर 1944 में किया था। यहाँ की युद्ध को बल्ज की लड़ाई कहते हैं। ठीक है, जर्मनी ने आखिरी बार बड़ा
प्रत्याक्रमण जो है वो बेल्जियम के आर्डेनिस क्षेत्र में दिसंबर 1944 में किया था। यहाँ की युद्ध को बल्ज की लड़ाई कहते हैं। जर्मनी का आत्मसमर्पण देखिए, 23 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली के उन इलाकों में एक विद्रोह हुआ जहाँ फाशीवादियों का नियंत्रण था। 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी को जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, और इटली में मौजूद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ इटली में फांसीवाद समाप्त हो गया। जनवरी 1945 में प्रारंभ होने वाले सोवियत हमलों ने पूर्व जर्मनी की प्रतिरोध शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया। 17 जनवरी 1945 ईस्वी को वार्सा को, 13 फरवरी को बुडापेस्ट को और 13 अप्रैल को वियना को मुक्त करा लिया गया। सोवियत सेना ने जर्मनी में प्रवेश किया और 25 अप्रैल तक बर्लिन पर घेरा डाला जा चुका था। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। देखिए, 28 अप्रैल 1945 को जो है मुसोलिनी को मृत्युदंड दिया गया था और उसके ठीक 2 दिन के बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने भी क्या किया, आत्महत्या कर लिया। उसी दिन सोवियत सेना ने राइक्सटैग भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। उसी दिन सोवियत सेना ने क्या किया, राइक्सटैग भवन पर लाल झंडा फहरा दिया। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर 7 मई 1945 को जर्मनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के सामने जनरल आइजनहोवर के राइक्स स्थित मुख्यालय में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने बर्लिन स्थित सोवियत मुख्यालय में दूसरा आत्मसमर्पण किया। 11 मई 1945 को चेकोस्लोवाकिया को आज़ाद करा लिया गया और इसी के साथ यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और लंबे समय के युद्ध ने यूरोप की दशा एवं दिशा ही बदल दी थी। देखिए, स्टार्ट हुआ था 1939 में, अब खत्म हो रहा है 11 मई 1945 को यूरोप में ख़त्म हो रहा है। अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो यूरोप में ख़त्म कब हुआ है, 11 मई 1945 को यूरोप में ख़त्म हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जापान का आत्मसमर्पण, क्योंकि जापान क्या है, एशिया का एक देश है, इसलिए यूरोप में तो ख़त्म हो गया था 11 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन एशिया भी अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया था जापान ने। ठीक है, एशिया का एक देश था जापान, उसने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया था, इसलिए पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, सिर्फ यूरोप में ख़त्म हो गया है 11 मई 1945 तक। ठीक है, अब आते हैं हम एशिया यानी जापान में। जापान का आत्मसमर्पण, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद भी युद्ध चलता रहा था। देखिए, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में था, जर्मनी ने जो आत्मसमर्पण कर दिया था 11 मई 1945 को, उसके बाद भी युद्ध चलता रहा था। चीन के मंचूरिया, कोरिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में जापान के पैर अब भी दृढ़तापूर्वक से जमे हुए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विमान ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिरा दिया। इन बमों से दोनों नगरों में 3,20,000 से अधिक लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को पराजय स्वीकार कर लिया। ठीक है, जापान ने फिर 15 अगस्त, देखिए 6 अगस्त को गिराया है। ठीक है, 6 अगस्त को गिराया हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया। 15 अगस्त को फिर जापान ने भी क्या किया, पराजय एक्सेप्ट कर लिया वो। 8 अगस्त को सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगस्त के अंत तक जापानी सेना मंचूरिया में सोवियत संघ की सेना के समक्ष, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना के आगे और चीन में चियांग काई शेक तथा चीनी साम्यवादियों की सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी थी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यानी पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से द्वितीय विश्व कब समाप्त हुआ है, 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, और केवल यूरोप से कब खत्म हुआ है, तो 11 मई 1945 को। ये आप लोग याद रखना 2 पॉइंट्स। विश्व की प्रमुख रंग क्रांतियाँ। ठीक है, विश्व के प्रमुख रंग और क्रांति देख लीजिए। जिन आंदोलनों को किसी विशेष रंग या फूल पौधों के नाम से जोड़ा जाता है उन्हें रंग क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जिन आंदोलनों को किसी विशेष रंग या फूल पौधों के नाम से जोड़ा जाता है उन्हें रंग क्रांति कहते हैं। जैसे अम्ब्रेला क्रांति 2014 में हुआ था हांगकांग में, यूरोप मैदान 2013 में यूक्रेन में, बेला चमेली 2011 में हुआ है चीन में, कमल क्रांति 2011 में मिस्र में, अरब या स्प्रिंग जैस्मिन क्रांति 2010 में ट्यूनीशिया में, रेड शर्ट क्रांति जो है 2010 में बैंकॉक में। ठीक है, इसी तरह आप देख लीजिए और आगे है नीचे देख लीजिए, ऑरेंज क्रांति 2004 यूक्रेन में, फिरोज क्रांति 2003 में जॉर्जिया में, बुलडोजर क्रांति जो है 2000 में यूगोस्लोवाकिया में, फिर है वेलवेट क्रांति 1989 में चेकोस्लोवाकिया में, फिर है येलो क्रांति 1986 में फिलीपींस में। तो यहाँ आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार का जो टॉपिक था वो आपका समाप्त होता है पार्ट 3 के इस वीडियो में। बाकी मैं पार्ट 1 का और पार्ट 2 का जो वीडियो का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं
नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बाकी है अभी, और आपका जो है औद्योगिक क्रांति बाकी है अभी, और नए देशों की खोज है, कुछ टॉपिक बाकी है, मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।